जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे और एक नई यूट्यूब वीडियो पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मुनरो सिद्धांत के बारे में। ठीक है, मुनरो सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ यूएसए, टीएमबी यूनिवर्सिटी हिस्ट्री ऑफ यूएसए पेपर 7 का 4 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। आज हम लोग देखने वाले हैं 5वां क्वेश्चन, मुनरो सिद्धांत। जब हम ये 4 क्वेश्चन करा रहे थे तो हम बोले थे कि बाद में और भी कुछ क्वेश्चन करा सकते हैं। ठीक है, तो आज को हम लोग मुनरो सिद्धांत के बारे में देखने वाले हैं। यार सुकर इधर से होगा मुनरो सिद्धांत। तो ये क्वेश्चन को हवाबाजी करके नहीं समझा जा सकता है, इसीलिए चाहते हैं क्या कि आप लोग 40 मिनट तक इत्मीनान से इस वीडियो पे बने रहिए, तब जाके मुनरो सिद्धांत बहुत अच्छा तरीका से, मुनरो प्रिंसिपल अच्छा से समझ में आएगा। सिर्फ मुनरो सिद्धांत है तो बहुत छोटा सा बात, सिर्फ 4 बात बोला है, बस 4 बात को समझना है कि क्या बोला है। ठीक है, लेकिन वो 4 बात बोलने के लिए पीछे का पूरा पृष्ठभूमि, क्या कारण रहता है, क्या प्रभाव रहता है, बहुत लंबा कहानी है। ये 4 वर्ड को सुनने से पहले बहुत लंबा कहानी है। ठीक है, इसीलिए सीधे ये मुनरो सिद्धांत को सीधे ये वाला पढ़ के सीधा नहीं समझा जा सकता। जिस प्रकार एक जो कपल होता है, कपल होने से पहले का मतलब कहानी, दोनों को इजहार करने में जिस प्रकार बहुत टाइम लगता है, कि लंबा कहानी इजहार करने से पहले बहुत लंबा कहानी होता है ना, कि आई लव यू बोलने से पहले बहुत लंबा कहानी पहले हो चुका होता है, उसके बाद आई लव यू तक वहां कहानी पहुंचता है। तो उसी प्रकार मुनरो सिद्धांत का तो ये सिद्धांत है, मेन बात जो है 1823 में जो वो दिया था, ये मेन बात होने से पहले बहुत सारा बात ऐसा हो चुका है, ऐसा पृष्ठभूमि रखा चुका है, जिसके कारण कि मुनरो को ये वाला सिद्धांत देना पड़ा। तो वो सब क्या कहानी है, हम लोग आज को वो पढ़ने वाले हैं कि पीछे मुनरो सिद्धांत का पीछे का क्या कहानी है, मुनरो सिद्धांत को ये सिद्धांत आखिरकार क्यों लाना पड़ गया। ठीक है, देखिए हम लोग पहले आज को बात क्या करने वाले हैं वो हम लोग पहले देख लेते हैं। मुनरो सिद्धांत एक बार इत्मीनान से आप लोगों का खत्म होगा। मैप वैप भी आज को बहुत लंबा इसका टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिए, आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग लास्ट तक देखिएगा और फीडबैक देके जाना, लाइक या डिसलाइक करके जाना कि वीडियो कैसा लगा नहीं लगा। लाइक या डिसलाइक करके अपना समर्थन दे सकते हैं। ठीक है, अब चलिए मुंडो सिद्धांत के ऊपर देख लेते हैं क्या है नहीं है। क्या क्या पहले बात करेंगे हम वो थोड़ा मोड़ा बता देते हैं, ओवरव्यू थोड़ा बता देते हैं। देखिए मुंडो सिद्धांत का सबसे पहले इसी टर्म में हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जीवनी के बारे में हम लोग देखेंगे, मुंडो सिद्धांत का जीवनी देखेंगे। उसके बाद ये जो मुंडो सिद्धांत है इसका भूमिका देखेंगे, मुंडो सिद्धांत का भूमिका उसका देखेंगे, लाना क्यों पड़ गया, लाने का कारण हम लोग देखेंगे, मुंडो सिद्धांत लाने का क्या क्या कारण रहता है। ठीक है, इसी में पृष्ठभूमि को ऐड कर लेंगे हम लोग, पृष्ठभूमि क्या क्या रहता है नहीं रहता। उसके बाद मुंडो ने अपना सिद्धांत कैसे दिया, क्या दिया, वो देखेंगे और अंतिम में देखेंगे निष्कर्ष। तो ये बहुत लंबा डिस्कशन रहने वाला है, इसीलिए बोले इत्मीनान से सुनने के लिए। अगर अच्छा से यहाँ पे समझ में आ जाता है मुंडो सिद्धांत, तो एक क्वेश्चन आगे जाके आप लोग को मिला होगा, अमेरिका का उदय का वर्णन करें। ठीक है, अमेरिका का उदय का वर्णन करें, ये क्वेश्चन आप लोग को मिला होगा और वो क्वेश्चन हम बहुत डिटेल से कराए भी हैं। तो ये वाला का हेल्प आपको वहां वो वाला क्वेश्चन में भी मिलेगा। अमेरिका का उदय का वर्णन करें, वहां पर भी ये वाला क्वेश्चन आप लोग को हेल्प करने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ गया, किस तरह हम लोग किस फॉर्मेट में आगे बढ़ेंगे, बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए जीवनी के बारे में यदि हम बात करें तो पहले बात करना होगा जन्म इसका कहाँ हुआ। तो 1758 में वर्जीनिया में जन्म और 4 जुलाई 1831 में मृत्यु। ठीक है, रेड पेन ले लेते हैं, सही रहेगा क्या, रेड पेन ही ले लेते हैं। हम्म, तो 1758 इधर क्या लिखा हुआ है आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एक एक चीज पढ़ पढ़ के बताएंगे तो फिर टाइम लग जाएगा। आप लोग को ये पीडीएफ में मिल जाएगा टेलीग्राम में, और टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। ठीक है, तो वहां से आप लोग ज्वाइन होके ये वाला चीज आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अभी सिर्फ कहानी सुनना है, जो जो बोल रहे हैं वो सिर्फ कहानी सुनना है। कहानी के बाद जो भी वीडियो मेरा पुराना देख रहे होंगे उनको पता होगा, कहानी के माध्यम से आप लोग समझ जाइएगा सब कुछ। देखिए 1758 में हो रहा है जन्म, हो रहा है वर्जीनिया में जन्म हो रहा है। ठीक है, 1758 में वर्जीनिया में जन्म होगा और 1831 में इसका होगा मृत्यु। ठीक, यहां तक कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया। उसका पार्टी ये किसका, कौन पार्टी से था, तो ये था डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी। इससे पहले हम आपको जेफरसन पढ़ा चुके हैं, जेफरसन पढ़ा चुके हैं। इससे पहले कमेंट करना है कि जेफरसन कौन पार्टी से था, पूरा का पूरा जेफरसन बहुत डिटेल से हम बता चुके हैं।
जेफरसन आपको कमेंट करना है कि जेफरसन कौन सा पार्टी से था, ठीक है। अब देखिए मुनरो का ऑक्यूपेशन देखते हैं, मतलब कि मुनरो क्या करते हैं नहीं करते हैं। यहाँ TION होगा, ठीक है। एडवोकेट, कूटनीतिज्ञ एवं उच्च अधिकारी के पद से सुशोभित किया गया। मतलब वो एडवोकेट भी थे, कूटनीतिज्ञ एवं उच्च अधिकारी के पद से वो सुशोभित। अभी ये सब कहानी भी समझ में आएगा, ठीक है। अभी ये सब कहानी अभी आगे जैसे जैसे आगे चलेंगे वो सब समझ में, ये सब चीज अपने आप आएगा। तो समझ में आ गया कि जन्म वो लिया, मृत्यु भी देख लिया, एडवोकेट, उसके बाद पार्टी वो क्या था। और फिर देखते हैं कि ये कंटिनेंटल आर्मी में, कंटिनेंटल आर्मी क्या होता है। कंटिनेंटल आर्मी अमेरिका का 13 उपनिवेश मिलके, अमेरिका का 13 कॉलोनी का जो एक विशेष आर्मी होता है उसको कहा जाता था कॉन्टिनेंटल आर्मी। जिसमें कि आपको जब हम वुडरो विल्सन जब हम बता रहे थे, वुडरो विल्सन भी पढ़ाए हुए हैं। वुडरो विल्सन के पिता क्या थे, वुडरो विल्सन पिता कंटिनेंटल आर्मी के ही तो हिस्सा थे। याद है वुडरो विल्सन किसी को जो पढ़ाए हुए हैं, कंटिनेंटल आर्मी के ही वो हिस्सा थे। इसी के कारण वो इधर उधर जाते थे, जिसके कारण कि वुडरो विल्सन भी इधर उधर का समस्या को समझ गए थे। तो अभी बताइए कि कंटिनेंटल जो आदमी, जो व्यक्ति आर्मी में रहेगा वो, उसको इधर उधर ट्रांसफर होना पड़ेगा, और जहां जहां ट्रांसफर होगा वो सभी जगह का जो है परिस्थिति को समझेगा। तो मुनरो को ये वाला चीज का एडवांटेज मिला, कंटिनेंटल आर्मी में थे तो इसीलिए उसको अमेरिका का समस्या को ज्यादा बेहतर ढंग से समझने का अवसर मिला, पर उसको ज्यादा अच्छा तरीका से समझ पाया वो, ठीक है। 1790 में सीनेट का इलेक्शन जीता और 96 में वर्जीनिया का गवर्नर बना। एक सेकंड रुकिए, गवर्नर वर्जीनिया को दिखाते हैं कहाँ पे। ये वाला देखिए, ये वाला एरिया है वर्जीनिया का, ये वाला एरिया वर्जीनिया का। ये वाला चीज हम आपको हिस्ट्री ऑफ अमेरिका जब हम स्टार्ट किए हुए थे तो तभी ये वाला आपको PDF दे दिए थे टेलीग्राम में। ये वाला दिख गया था आपको। 13 उपनिवेश आप लोग को यहाँ से यहाँ तक 13 उपनिवेश देखने को मिलेगा, न्यू हैम्पशायर से लेकर के जॉर्जिया तक, ठीक है। साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, वर्जीनिया। तो ये सब का अलग अलग इतिहास है, सबका 13 का 13 कॉलोनी का अलग अलग इतिहास है कि वो कैसे बसा, वो कैसे बसाया गया, कौन उसका अधिकार में था, कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। तो वर्जीनिया सब के बारे में हम लोग बहुत पहले डिस्कस किए थे, बहुत पहले। मैरीलैंड के बारे में डिस्कस किए हुए थे। मैरीलैंड पता है क्या है? तो विलियम, आप लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड जो भी अच्छा से पढ़े होंगे पार्ट 2 में, ठीक है। तो विलियम थर्ड और मैरी का जब कहानी चल रहा था, ये वाला चीज का कहानी हम भी बताए हुए इसीलिए बोल रहे हैं हम, ठीक है। विलियम थर्ड और मैरी का जब हम लोग मूल्यांकन कर रहे थे पार्ट 2 में हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड में, तब आप लोग देखे होंगे कि विलियम के मृत्यु के बाद मैरी ही सत्ता को संभालती है, उसके बाद मैरी काम करना स्टार्ट करती है। बेसिकली मतलब ये है कि मैरी के द्वारा बहुत कुछ किया जाता है, ठीक है। तो तभी ये जो है, जब ये मैरी यहाँ की रानी रहती है तो तभी ये मैरीलैंड को बसाया जाता है। बस कुछ कुछ गिना चुना व्यक्ति को भेज दिया जाता है और बोलता है मैरीलैंड से अब जो है मैरीलैंड मेरा है, ठीक है। समझ रहे हैं ना, मेरा मतलब बस बेसिकली मतलब ये है कि ये सब उपनिवेश का अलग अलग कहानी है, सब उपनिवेश का अलग अलग कहानी है। हिस्ट्री ऑफ यूएसए बहुत पढ़ना रोचक है, ठीक है। जिस प्रकार आप लोग हिस्ट्री ऑफ इंडिया जब पढ़िएगा, मतलब मॉडर्न इंडिया जब पढ़िएगा, तो मॉडर्न इंडिया में सबका अलग अलग जैसे कि कहानी है, बंगाल का अलग कहानी, अवध का अलग कहानी, हैदराबाद का अलग कहानी, कर्नाटक का अलग कहानी, पंजाब का अलग कहानी, सबका अलग अलग कहानी है। और चूंकि इंडिया का वो हिस्ट्री है इसीलिए उसको हम लोग बहुत बारीकी से पढ़ते हैं। लेकिन ये हिस्ट्री ऑफ यूएसए इसको ज्यादा बारीकी से हम लोग नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ज्यादा यूज ये लोग का नहीं होता इसीलिए, ठीक है। तो आज को हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात ही बात करेंगे, बात बाकी उतना बात नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? जहां भी कोई दिक्कत होता है आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं, नीचे आप लोग के लिए चैट बॉक्स खुला हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया कुछ एक्स्ट्रा बात हो गया वर्जीनिया के बारे में। अब फिर से वापस हम लोग आते हैं बैक में। तो वर्जीनिया का ये गवर्नर जनरल बनता है, 1796 में गवर्नर बनता है, ठीक है। उसका देखिए बहुत सारा पद, अलग अलग पद से भी मुनरो सुशोभित हुए हैं। भारत सचिव, अति भारत सचिव बोल रहे हैं, विदेश सचिव हो गया, सेक्रेटरिएट का पद हो गया। तो ये सब का पद से मुनरो, मतलब कि ये सब भी पद जो है मुनरो धारण किए हुए थे राष्ट्रपति बनने से पहले, ठीक है। राष्ट्रपति कब से कब तक होगा मुनरो? राष्ट्रपति होगा 1817 से लेके 1825 तक होगा, याद ही होगा आप लोग को। 1817 से लेके 25 तक होगा राष्ट्रपति मुनरो। लेकिन उससे पहले बहुत सारा पद कोई ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका था, ठीक है। इसीलिए इसको बहुत कुछ अमेरिका के बारे में बहुत कुछ ऑलरेडी पता था। ये हो गया आपका जीवनी, ये हो गया आपका जीवनी थोड़ा मोड़ा। अभी और थोड़ा जीवनी बचा हुआ है। देखिए, एक नेता के रूप में युद्ध के समय में इसने जिस प्रकार से अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया, कीर्तिमान नेता के रूप में
प्रेसिडेंट पद के उत्तराधिकार घोषित हुआ। मतलब ये अपने नेता के रूप में बहुत अच्छा काम किया। हम आपको बोले कि इससे पहले भी वो बहुत सारा काम कर रहा था, पहले भी सेक्रेटरी का पद, गवर्नर का पद, सीनेट भी जीत चुका था। तो ये सब वो पहले से ही कर रहा था, तो जिसके कारण कि राष्ट्रपति के लिए इसका पद जो है खुल गया। मतलब कि अब राष्ट्रपति का चुनाव ये आराम से लड़ सकता था और ये जीत भी सकता था, और ऐसा हुआ भी। ऐसा हुआ भी 1817 से लेके 1825 तक ये 2 बार मंत्री काल ये बनते हैं मुनरो। ठीक है, इसके टाइम पीरियड को एरा ऑफ गुड फीलिंग कहा जाता है। एरा एरा ऑफ गुड फीलिंग, एरा ऑफ गुड फीलिंग, ये वाला आप अपना आंसर में कहीं भी कोट कर सकते हैं, एरा ऑफ गुड फीलिंग को। मुनरो का शासनकाल एरा ऑफ गुड फीलिंग जन्म दिया। फेडरल पार्टी के सभी लोगों को ये समाप्त कर दिया और प्रेसिडेंट के रूप में कार्यभार को संभाला। ये फेडरल पार्टी क्या है नहीं है, ये आप लोग को जेफरसन जब पढ़ा रहे थे तब अच्छा तरीका से हम आपको बता चुके हैं पहले ही। ठीक है, अब देखिए फेडरलिस्ट जो है, अब फेडरलिस्ट का धीरे धीरे करके खात्मा हो रहा है। समझ में आ गया। फिर मुनरो सिद्धांत जो है अमेरिका फॉरेन पॉलिसी, मतलब अमेरिका विदेश नीति का बहुत अहम हिस्सा है आपका जाके मुनरो सिद्धांत, बहुत अहम हिस्सा है। अहम हिस्सा क्यों है, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में आते रहेगा कि सबसे अहम हिस्सा अमेरिका फॉरेन पॉलिसी का ये क्यों है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अमेरिका का मुनरो का जीवनी आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या है नहीं है। अब देखिए मुनरो का भूमिका देखिए, वो तो जीवनी हो गया, आप लोग को लिखने का मन है तो लिखिए, नहीं लिखने का मन है नहीं लिखिए। वो सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए उसका जीवनी को हम बता दिए डिटेल से। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में इस क्वेश्चन का आंसर हम बताने जा रहे हैं, इसीलिए 40 मिनट तक बिना स्किप के आप लोग देखिएगा, या फिर हो सकता है कि 40 मिनट से कुछ मिनट ज्यादा भी हो जाए। ठीक है, अब देखिए भूमिका में क्या है। भूमिका, मुनरो सिद्धांत अमेरिका विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वस्तुतः प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन, इधर जो लिखा हुआ आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम इधर आपको कहानी के माध्यम से बताते हैं। देखिए मुनरो राष्ट्रपति बनता है, 1817 में राष्ट्रपति बनता है, और इसका ये मानना रहता है कि ये वाशिंगटन के जैसा ही ये नेतृत्व करता रहता है। वाशिंगटन का नेतृत्व करता, जैसा कि वाशिंगटन चाहता था कि यूरोप में कोई दखल अंदाजी ना हम करे और ना ही यूरोप मेरे मामले में दखल अंदाजी करे। मतलब ये है कि संप्रभुत्ता जिसको की बोलते हैं, सोवरेनिटी, संप्रभुत्ता, सोवरेनिटी, इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम पूर्ण वैसा आजाद बने जिससे कि हमको बाह्य दबाव हमको ना देखने को मिले। मतलब हम खुद अपना डिसीजन खुद से लें, अपना सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। एक तरह से संप्रभुत्ता का मतलब सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है कि हमको जो भी करना है हमको दूसरा से पूछने उछने का जरूरत नहीं है। जैसे कि यदि भारत की बात किया जाए तो भारत एक सॉवरेन कंट्री है, यहाँ संप्रभुत्ता है। ठीक है, भारत को जरूरत नहीं पड़ता है किसी से पूछने का कि हमको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार अमेरिका भी सॉवरेनिटी का चाहता था स्टार्टिंग में, कि उस पर कोई दखल अंदाजी ना दे। ठीक है, तो यही वाला चीज को कड़ाई से लागू करने के लिए मुनरो ने 1823 में अपना मुनरो सिद्धांत पारित कर दिया, जिसमें कि कुछ कुछ बात इंपॉर्टेंट बोला गया। जैसे कि इसमें कहा गया कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका उपनिवेश के लिए खुले नहीं है। उसने घोषणा किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोपीय देशों के अमेरिका में स्वतंत्र सरकारों के साथ हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। अब ये वाला लाइन अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अभी और आगे चलेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये वाला भूमिका भी हो सकता है कि आपको सही तरीका से नहीं समझ में आया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे आगे चलेंगे तो आपको ये भूमिका भी समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है भूमिका में। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा और आगे। पृष्ठभूमि, अब हम लोग बात करेंगे पृष्ठभूमि के ऊपर कि मुनरो सिद्धांत लाने का पृष्ठभूमि आखिरकार क्या है, मुनरो सिद्धांत लागू करने का जरूरत क्यों पड़ गया है। तो देखिए 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी से मध्य और दक्षिणी अमेरिका मतलब कि साउथ अमेरिका, ये दोनों का बीच विवाद का स्टार्ट होते रहता है। ठीक है, मतलब कि ये दोनों का बीच एक तरह से वैमनस्यता की भावना आने लगती है। क्यों? क्योंकि ये वाला एरिया जो रहता है, ऊपर वाला एरिया रहता है, ये पूरा तरह से तकनीक के मामले में पूरा तरह से सक्षम होना स्टार्ट होता है, लेकिन नीचे वाला एरिया सक्षम नहीं होता है। ठीक है, उसके लिए देखिए क्या होता है, उसके लिए गृह युद्ध होता है आगे होके, वो तो होता ही है, हम लोग को वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ और जब इसका 89 में जब इसका संविधान लागू हो जाता है, उसके बाद सवाल ये होता है कि ये जो 13 उपनिवेश है, ठीक है रुकिए एक सेकंड, ये जो 13 उपनिवेश है, ठीक है, ये जो 13 उपनिवेश है, ये 13 उपनिवेश स्टार्टिंग में तो ये सिर्फ 13 उपनिवेश ही बन के अमेरिका बन जाता है,
लेकिन इसके अलावा जो बाकी सब एरिया था, एक सेकेंड यहाँ पे हम लोग चलते हैं, तब आप लोग को ज्यादा अच्छा तरीका समझ। देखिए, ये वाला है अमेरिका, ठीक है, और इंडिविजुअल बात करें तो ये वाला यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इंडिया के संदर्भ में बात करें तो ये है हम लोग का प्यारा कंट्री इंडिया। इंडिया के संदर्भ में बात करें तो यहाँ है यूनाइटेड स्टेट, ये वाला, ठीक है, ये वाला यूनाइटेड स्टेट। तो हम लोग यहाँ के बारे में पढ़ रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैप भी होना जरूरी है क्योंकि मैप से आप लोग को ज्यादा अच्छा तरीका से याद रहेगा, इसीलिए मैप के थ्रू हम कराने का ट्राई कर रहे हैं आज को। तो दोनों उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका दोनों स्वतंत्र होना स्टार्ट होता है, जैसे कि वो 13 उपनिवेश जो था, 13 उपनिवेश के अलावा भी तो उपनिवेश था बहुत सारा, इधर में फ्लोरिडा था, क्यूबा था, और फिर बहुत जगह जगह पे अलग अलग जो देश था, ठीक है। तो वो सब अपने आप को स्वतंत्र करना चाहता था, स्वतंत्र करना चाहता था। और भी कुछ कुछ रीजन था, और भी क्या रीजन था, जैसे कि रूस उसको परेशान कर रहा था, स्पेन परेशान कर रहा था। तो ये सब रीजन रहता है अमेरिका सिद्धांत को, सॉरी, मुनरो सिद्धांत को लागू करने का, ये सब रीजन रहता है। एक बार देखिए क्या पढ़ लेते हैं। उपनिवेशों ने खुद को स्वतंत्र कर लिया, स्पेन इस पर नियंत्रण करना चाहता था, वहीं उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पश्चिम प्रशांत तट पर उपनिवेश स्थापित करना चाहता था। नेपोलियन की यूरोप में उत्कर्ष भी मुनरो सिद्धांत को प्रेरित किया। नेपोलियन का उदय वर्ल्ड हिस्ट्री में एक चौंकाने वाला घटना रहता है, ठीक है। आप लोग नेपोलियन के बारे में पार्ट 1 में ही पढ़ चुके होंगे, नेपोलियन कौन था क्या था, ठीक है। जो भी नहीं पढ़े हैं वो नेपोलियन को एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग का जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो। अभी सिर्फ नेपोलियन के बारे में एक बात हम बताना चाहते हैं। एक बात यह है कि नेपोलियन के बारे में यह कहा जाता है कि नेपोलियन जो है फ्रांस, वो नेपोलियन कहता है अपने बारे में कि मैंने फ्रांस के ताज को धूल में पड़ा हुआ देखा, और उस धूल में पड़े हुए ताज को अपने तलवार के दम से मैंने उस धूल में पड़े हुए ताज को उठा करके अपने सिर में धारण किया। इसका मतलब क्या है कि फ्रांस का जो मुकुट है वो धूल में पड़ा हुआ था, मैंने अपने तलवार के दम पे उस धूल से उस मुकुट को उठा करके अपने सिर में सुशोभित किया है। इस प्रकार नेपोलियन अपने आप को कहता है, ठीक है। तो इस संदर्भ में हम लोग देख सकते हैं कि नेपोलियन किस कदर भयानक रूप लिया हुआ था उस टाइम पे, ठीक है। आपको याद होगा कि नेपोलियन जो है पूरा का पूरा विश्व में अपना धाक बना चुका था, सब कोई नेपोलियन से आतंकित था। यहाँ तक कि यदि आप लोग इंडिया में यदि आप लोग बात करते हैं, जब इंडिया इंडिया का आप लोग जब हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, मॉडर्न इंडिया जब पढ़ रहे होंगे, तो मॉडर्न इंडिया में आप लोग देखे होंगे कि ब्रिटिश लोग जो है नेपोलियन से डरा हुआ था, नेपोलियन से बहुत ज्यादा डरा हुआ था ब्रिटिश लोग। और वो इसीलिए पंजाब वाला रीजन में, या फिर अफगानिस्तान वाला रीजन का बात करें, या फिर और आगे चले जाए मिस्र वाला रीजन का बात करें, क्योंकि नेपोलियन मिस्र तक पहुंच चुका था और उसका अगला टारगेट भारत एंट्री करना था। तो तभी क्या किया गया, ब्रिटिश के द्वारा तभी क्या किया गया, पंजाब में पूरा का पूरा सेना तैनात कर दिया गया, पंजाब के साथ ट्रीटी किया गया। और फिर आगे जाके आप वहां पे देखिएगा, जब अफगान वार होता है, अफगान वार जब होता है, जिसको कि आंग्ल अफगान वार बोला जाता है, उस वो वाला मेन नेपोलियन के कारण ही वो वाला होता है, कि ब्रिटिश लोग नेपोलियन से डर जाते हैं, जिसके कारण कि ये वाला होता है, ठीक है। तो आप समझ ही रहे हैं कि वो वाला एरा कौन वाला एरा चल रहा होता है, नेपोलियन का उदय वाला एरा चल रहा होता है 1800 ईस्वी का, यदि हम लोग बात करते हैं। तो ये वाला भी जो है, नेपोलियन का उदय भी मुनरो सिद्धांत को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, मुनरो सिद्धांत लाना पड़ जाता है नेपोलियन के उदय के कारण भी। तो ऐसा ऐसा पृष्ठभूमि आप लोग को देखने को मिलता है मुनरो सिद्धांत लागू करने के पीछे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को भी। अब हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे क्या बात करते हैं, मुनरो सिद्धांत का कारण और उसका विशेषता के बारे में बात करते हैं। देखिए, सीधे मुनरो सिद्धांत लिख देंगे, सीधे मुनरो सिद्धांत यदि आप लोग पढ़ लीजिएगा तो मजा नहीं आएगा। चार बात जो बोला है मजा नहीं आएगा सिर्फ मुनरो सिद्धांत पढ़ लेने के बाद। मुनरो सिद्धांत का वो आपको गहराई नहीं समझ में आएगा कि मुनरो असल में क्या कहना चाहता है, वो क्यों कहना चाहता है और इसका क्या प्रभाव पड़ा। ये वाला चीज का गहराई जानने के लिए आप लोग को ये वाला सब बहुत बेहतर तरीका से समझना होगा। क्या है वो चीज, देखिए, वैसे तो अमेरिका शुरू से ही जो है विश्व को प्रभावित करता रहा है, विश्व की राजनीति को अमेरिका शुरू से प्रभावित करता रहा है। स्वतंत्रता, समानता व प्रजातंत्र की भावना को बड़ी आशा के साथ फैलाया। चलिए आपको एक बात बताते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग बात है। आप लोग जब फ्रांस की क्रांति पढ़े होंगे, ठीक है, 1789 का जब फ्रांस की क्रांति पढ़े होंगे, तो उसमें आप लोग ये चीज देखे होंगे कि उसका एक नारा था। वो नारा क्या था, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा था। याद है आप लोग को।
तो ये वाला नारा पता है, ये वाला नारा अमेरिका से ही लाया गया था। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो नारा है वो अमेरिका से ही लाया गया था। जब हम अमेरिका इंडिपेंडेंट का कहानी है जब हम बता रहे थे, तब हम आपको बताए थे कि फ्रांस भी इसका मदद करता है कि नहीं। फ्रांस भी इसका मदद करता है, फ्रांसीसी सेना भी ये वाला चीज देखता है, जो कि वो अपना घर जाके का मतलब ये है कि अपना घर वो फ्रांस जाकर ये वाला चीज का इम्प्लीमेंट कर देता है। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व को फ्रांसीसी क्रांति से पहले कहाँ देखा जा सकता है, या फिर फ्रांसीसी क्रांति में ये वाला जो नारा है ये कहाँ से लिया गया है, तो आपका जवाब होगा अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव भी आप लोग का इधर से ही रेडी होते चलेगा। लेकिन फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन की राजनीति ने नए सोच को जन्म दिया। दुनिया स्वार्थी होकर जब गंदे राजनीति में फंस गया, अतः वाशिंगटन यूरोप के झगड़ा से अपने आप को दूर करना चाह रहा था। देखिए, जब नेपोलियन का उदय हुआ तो आप लोग को पता ही होगा कि नेपोलियन 1815 में जब ये संधि होता है, 1815 में संधि हो जाता है, उसके बाद उसको वाटरलू का लड़ाई में खत्म मतलब कि कर दिया जाता है। उसका शक्ति खत्म कर दिया जाता है। उसका सब मिलके एक बैठक करता है। बैठक में सबको मिलकर निर्णय लेता है कि आगे हम लोग का इतिहास में क्या करना चाहिए, आगे हम लोग को मिलजुल के कैसे रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। तो वो सब के बारे में निर्णय लेता है। तो अमेरिका जो है, तो तभी वो चाहता था कि हम लोग जो है यूरोप के मामला में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब मुनरो भी बोला ठीक है। मुनरो आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि मुनरो जो है राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन के लक्ष्य कदम पे चलता है, और वो दोनों का यही मानना था कि हम लोग को किसी के मामले में इंटरफेयर करने का जरूरत नहीं है हम लोग को। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा घटना होता है जिसको कि इंटरफेयर करना पड़ जाता है। अब देखिए, सबसे पहला रीजन क्या है। सबसे पहला, फ्लोरिडा पर प्रश्न। फ्लोरिडा पर प्रश्न, सबसे पहले आपको फ्लोरिडा का चित्र दिखा देते हैं। फ्लोरिडा कहाँ पे है, तो ये है आपका जाके अमेरिका। एक सेकंड, ये है आपका जाके अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यहाँ पे है। इसी को थोड़ा जूम करते हैं तो हम लोग को ये वाला पोर्शन देखने को मिलेगा। ये सब आप लोग को इंटरनेट से ये वाला फोटो लिया गया, ठीक है। ये है worldatlas.com से, और ये वाला याद नहीं है ये वाला कहाँ से है। तो ये वाला है अमेरिका और ये वाला है फ्लोरिडा। यहाँ आप देख सकते हैं फ्लोरिडा कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है, आप ये समझ सकते हैं। जो भी कंट्री, जो भी इधर से जो भी आएगा वो कहाँ जाएगा, वो फ्लोरिडा आएगा। क्योंकि फ्लोरिडा देखिए ये पोर्ट है, बंदरगाह। ये फ्लोरिडा में आप अनुमान लगा सकते हैं कि फ्लोरिडा में अपने आप बंदरगाह अपने आप बहुत सारा बना होगा, क्योंकि ये इस तरह का फ्लोरिडा है कि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, तीनों तरफ मतलब कि। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, व्यापार करने के लिए फ्लोरिडा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था। तो इसी के प्रश्न पे क्वेश्चन उठता है कि फ्लोरिडा के लिए क्या किया जाए। क्योंकि स्पेन बोलता था ये मेरा अधिकार में है, और अमेरिका बोलता था ये मेरा अधिकार में। यह इधर वाला कहानी आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या है नहीं है, ठीक है। स्पेन बोलता था ये मेरा अधिकार में, अमेरिका बोलता था ये मेरा अधिकार में, ठीक है, फ्लोरिडा में। लेकिन क्या हुआ, ये दोनों आपस में झगड़ा करते रहते थे, हमेशा संघर्ष होते रहता था ये दोनों का बीच। तो दोनों में ये माना गया कि ये चलो भैया ये अमेरिका का ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता था, वो जो फ्लोरिडा वाला एरिया है, फ्लोरिडा वाला एरिया में सब कोई जो है कांड करके मतलब ये है कि सब जगह से अपराध करके सब कोई फ्लोरिडा में आके छुप जाता था, ठीक है। और वो उग्रवादी लोग रहते थे का मतलब ये है कि सबको वहां पे आके रहने लगता था। कुछ भी गलत काम करता था फट से फ्लोरिडा आके भाग के रहने लगता था। इससे अमेरिका को प्रॉब्लम होता था। अमेरिका को प्रॉब्लम क्यों होता था, आप समझ ही रहे हैं कि अमेरिका को प्रॉब्लम इसलिए होगा क्योंकि फ्लोरिडा यहाँ पे है और अमेरिका यहाँ पे है। अब देखिए, अब ऐसा है कि आप लोग कोई भी यदि करंट अफेयर यदि आप लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे तो आप लोग को एक चीज आप लोग को देखने को मिला होगा। चाइना एक अपना सिस्टम इनोग्रेट किया है जिसको कि बोलता है बेल्ट एंड रोड प्रोग्राम, ठीक है। बेल्ट एंड रोड स्कीम जिसको बोलता है, या फिर एक और स्कीम लॉन्च किया है। वो दो वो स्कीम लॉन्च किया। एक को बोलता है थे मोती मोती मतलब कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल जिसको कि बोला जाता है, ठीक है। दो इनिशिएटिव है अभी चाइना का। एक बेल्ट रोड रोल्ट ऑफ बेल्ट रोड वाला एक इनिशिएटिव है, और एक है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल वाला कहानी है, ठीक है। तो इसमें चाइना क्या कर रहा है कि सबको घेरने का काम कर रहा है। मतलब कि वो पाकिस्तान से होते हुए लेके जा रहा है अपना पाइपलाइन बिछाएगा, अपना सड़क बनवाएगा, सब कुछ चाइना खर्चा करेगा उसमें, ठीक है। तो ये वाला देखिए कि ये भारत के बगल से होके वो वाला पाइपलाइन गुजरने वाला है, ठीक है। भारत गिलगिट वाला जो एरिया है, भारत का गिलगिट वाला एरिया मतलब श्रीनगर के बगल वाला जो एरिया है, ठीक है।
श्रीनगर से आगे वाला जो एरिया, तो वो वाला एरिया से गुजरेगा। तो आप जरा अनुमान लगाइए कि ऐसा स्थिति में भारत को डर के रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। डर का मतलब ये है कि भारत को तो कम से कम सोचना चाहिए कि ये वाला क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो उसी तरह से अमेरिका के बगल में चूंकि फ्लोरिडा था, अमेरिका के बगल में फ्लोरिडा था, और फ्लोरिडा में कुछ कुछ परेशानी वहां पे देखने को मिल रहा था। तो एक बार ये हुआ कि जब इससे पहले, मुनरो से पहले राष्ट्रपति, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि थोड़ा लेंदी होने वाला है ये वाला, ठीक है। यदि आप बहुत ध्यान से यदि नहीं सुनते हैं, आप लोग को स्टार्टिंग में चेतावनी देने भूल गए थे, अभी हम आपको चेतावनी दे देते हैं फिर से एक बार। चेतावनी ये है कि ये वाला आंसर को आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे कि आपका पूरा दिमाग यहीं पे रहे, तभी ये बहुत अच्छा तरीका से समझ में आएगा, ठीक है। तो मुनरो से पहले कौन था राष्ट्रपति? मुनरो से पहले राष्ट्रपति आप लोग को याद होगा कि मेडिसिन मुनरो से पहले राष्ट्रपति बन चुका है। तो मेडिसिन के टाइम पीरियड में क्या हुआ था कि वो भी लास्ट टाइम पीरियड में, मेडिसिन 1817 का मिड 17, 1817 का मध्य का हम बात कर रहे हैं, जब मेडिसिन था राष्ट्रपति। तो तभी क्या हुआ कि छापामारी मारा गया, ठीक है, फ्लोरिडा में छापामारी मारा गया, और छापामारी मार के एगो स्पेनिश और एगो ब्रिटिश, ठीक है, ये छापामारी 1817 में मारा गया। तो 1817 में जैक्सन जो है, मुनरो से पहले जैक्सन था, सॉरी, मुनरो से पहले जैक्सन आप लोग को देखने को मिलेगा। मुनरो से पहले मेडिसिन ही देखने को मिलेगा, ठीक है। जैक्सन बाद में देखने को मिलेगा। मुनरो से पहले मेडिसिन देखने को मिलेगा। जैक्सन तभी सचिव था 1817 में जैक्सन पहले सचिव था, ठीक है। यहाँ पे एक और टर्म आप लोग को देखने को मिलेगा, सैमंस, ठीक है। ये क्या था? ये वहां का जो है निवासी, आप तो एक तरह से बोल सकते हैं निवासी, जैसे कि अमेरिका में बहुत तरह तरह के लोग था ना, जैसे कि रेड इंडियन हो गया, सैमंस जिसमें से एक हो गया, और बाकी सब जो यूरोपीय लोग आया हुआ था। तो वो लोग का भी संघर्ष चल रहा था। वो लोग क्या करता था, रेड इंडियन जो इंडियन लोग जो है, उन लोग को भड़का देता था अमेरिका के विरुद्ध, अमेरिका के विरुद्ध भड़का देता था कि, जैसे कि इसको आप लोग यहाँ के संदर्भ में आप लोग को समझने का जरूरत है। जैसे कि कश्मीर वाला एरिया को आप लोग ले लीजिए, ठीक है। कश्मीर वाला एरिया को आप लोग ले लीजिए, मतलब कि ये वाला एरिया को आप ले लीजिए, ठीक है, ये यहाँ का एरिया। तो ये वाला एरिया में क्या होता है, ये वाला एरिया में आप पाकिस्तान तरफ से थोड़ा मोड़ा हस्तक्षेप किया जाता है, पाकिस्तान के द्वारा यहाँ के जनता को भड़काया जाता है इंडिया के विरुद्ध, ठीक है। तो यही वाला चीज जो यहाँ पे हो रहा था फ्लोरिडा के साथ। तो यहाँ जो सैमुअल्स लोग जो है, ये लोग रेड इंडियन को वहां पे बोल रहे थे कि आप लोग जो है अमेरिका से अलग हो जाओ। अलग हो जाओ का मतलब ये है कि आप लोग अमेरिका के खिलाफ विद्रोह कर दो, ठीक है। तो ये सब कहानी हो रहा था। तो यह घटना मतलब कि वो जो, अच्छा फिर से सुनिए, समझिए, हमको लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग फंस सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि चलिए आपको फिर से एक बार डिटेल से बताता है। डिटेल मतलब कि इसी को एक बार समरे करते हैं ताकि और अच्छा तरीका से समझ में आए। देखिए फ्लोरिडा का प्रश्न में आखिरकार हुआ क्या। फ्लोरिडा मैप में देख लिया, फ्लोरिडा कहाँ पे है, ठीक है। फ्लोरिडा में क्या हो रहा था कि कुछ भी बंदा वहां पे गलत काम करता था, बाकी दुनिया में कोई भी गलत काम करता था, फट से फ्लोरिडा भाग के आ जाता था, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक निवासी था जिसका नाम था सैमुअल्स, SAMIONELS, ठीक है। तो ये था, तो ये क्या करता था, ये वहां का जो मूल निवासी है रेड इंडियन वहां पे ये लोग भड़काता था, ये लोग को अमेरिका के खिलाफ भड़का देता था, ठीक है। अमेरिका के खिलाफ भड़काता था, जिसके कारण कि अमेरिका का अखंडता को क्षति पहुंचता था, जो कि ये बिल्कुल होना देना नहीं चाहता था वहां का राष्ट्रपति सब। तो ये एक रीजन रहता है अमेरिका का मुनरो सिद्धांत लागू करने के लिए, मतलब मुनरो सिद्धांत ने अपना सिद्धांत को लागू किया, एक रीजन ये भी रहता है, ठीक है। ये जो एक एक स्पेनिश को पकड़ा, फिर एक ब्रिटिश को जो पकड़ा, वो ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता था, ये एक विश्व का मुद्दा बन सकता था, लेकिन बहुत अच्छा तरीका से इसको हैंडल कर लिया गया, क्योंकि एक समझौता हुआ। समझौता में ये बोला गया कि ओरेगन का जो क्षेत्र है, ओरेगन और फ्लोरिडा का जो क्षेत्र है वो अमेरिका रखेगा, लेकिन टेक्सास का जो एरिया है उससे अमेरिका वो अपना नियंत्रण उसको छोड़ देगा, मतलब कि अपना दावा उसके छोड़ देगा। मतलब कि फ्लोरिडा और प्लस ओरेगन, ठीक है, ये दोनों एरिया को अमेरिका रखेगा, लेकिन जो टेक्सास वाला एरिया है ये अपना नियंत्रण से वो छोड़ देगा। फिर से एक बार आपको मैप में लेके चलते हैं। मैप कहाँ पे है हमारा, ये रहा मैप। मैप में देखिए टेक्सास, अब आप लोग को दिखाते हैं टेक्सास कहाँ पे है। ये अमेरिका हो गया, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे, ये वाला एरिया टेक्सास का एरिया है, ठीक है। तो ये वाला एरिया पहले अमेरिका अपने आधिपत्य में लेके रखा हुआ था, लेकिन जब ये वाला घटना होता है, मतलब एक स्पेनिश और एक ब्रिटेन को जो पकड़ लेता है, उसके बाद कुछ एक जो समझौता होता है,
उसके बाद ये वाला एरिया को अमेरिका स्वतंत्र कर देता है, अमेरिका अपने दबाव से बाहर कर देता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वाला पहला आप लोग को फ्लोरिडा पर प्रश्न समझ में आ गया होगा कि क्या था नहीं था। ठीक है, इसी तरह एक एक को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा डील करने के लिए, इसीलिए बोले आप लोग इत्मीनान से आप लोग सुनिएगा। ठीक है, पहला समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा, लैटिन अमेरिका का स्वतंत्रता का प्रश्न। अब ये देखिए लैटिन अमेरिका का स्वतंत्रता प्रश्न क्या है। सबसे पहले तो आप लोग देखिए कि लैटिन अमेरिका बोलते किसको है। ठीक है, क्योंकि वो चीज में प्रॉब्लम आ जाता है। देखिए आपको ये वाला मैप से ही समझाता है लैटिन अमेरिका। यहाँ ये वाला एरिया के नीचे वाला एरिया को बोलता है लैटिन अमेरिका। ठीक है, यहाँ से ले लीजिए, ये वाला एरिया का नीचे एरिया जो है ये सब हो गया लैटिन अमेरिका। ठीक है, अब देखिए इसका क्या प्रश्न था। अब देखिए लैटिन अमेरिका का प्रश्न आप लोग मैप अच्छा तरीका से मैप से याद रखिएगा। ठीक है, तो लैटिन अमेरिका, एक तो पहली बात यह है कि ये अंधकार का जीवन जी रहा था ये लोग, मतलब कि ये लोग पूरा विश्व में ये लोग का कोई लेना देना नहीं था। कब तक लेना देना नहीं था? जब तक कि 1812 में एक युद्ध ना हो। 1812 में एक युद्ध हुआ, आपको पता ही है। 1812 में युद्ध हुआ, तो ये वाला युद्ध से पहले लैटिन अमेरिका जो है अंधकार का युग में जी रहा था। 1812 में जब स्पेन के साथ युद्ध होता है, स्पेन के साथ युद्ध होता है, तब ये वाला पिक्चर में आता है, लैटिन अमेरिका तब पिक्चर में आता है। ठीक है, और अमेरिका चाहता है कि ये वाला लैटिन अमेरिका को कंट्रोल हम लोग कर लेते हैं। अमेरिका जो चाहता है कि लैटिन अमेरिका कंट्रोल कर लेते हैं, और अमेरिका ये मान के चलता है कि स्पेन मेरा इसमें मदद करेगा। स्पेन मेरा इसमें मदद करेगा। क्यों मदद करेगा? क्योंकि आप लोग देख चुके हैं फ्लोरिडा के प्रश्न में एक संधि हो चुका है फ्लोरिडा के प्रश्न पर, तो उसको अनुमान था कि स्पेन मेरा मदद करेगा, लेकिन स्पेन तो मदद किया नहीं। स्पेन तो मदद किया नहीं। ठीक है, तो इसके लिए भी मुनरो ने अपना सिद्धांत देने के लिए विवश हो गया, क्योंकि ये लोग का चिंता उसको सताने लगा मुनरो को कि ये सब को हम लोग क्या करना चाहिए, लैटिन अमेरिका के स्वतंत्रता के बारे में हम लोग को क्या करना चाहिए, ये सब के बारे में अमेरिका सोचने लगा। ठीक है, आप ये सब जो बोल रहे हैं ये गहराई आप लोग समझिएगा कि मुनरो सिद्धांत पहुंचते पहुंचते सिचुएशन हम आपको बता रहे हैं, सिचुएशन किस तरह का बिल्डअप होते चला गया। ठीक है, कोई भी चीज का आंसर लिखने के लिए पहले से आप लोग का वो सिचुएशन पता होना चाहिए। कोई भी चीज सही है या गलत है, आप उसका अनुमान तभी लगा सकते हैं जब आप खुद उस जगह पे बैठ करके आप उसका अनुमान लगाएं। ठीक है, नहीं तो सही गलत बोलना तो बहुत आसान बात है, लेकिन आप खुद को उस जगह पे रख करके आप लोग देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि सही है या गलत है। ठीक है, खैर उधर अलग बात है। तो ये वाला कहानी हो गया लैटिन अमेरिका का स्वतंत्रता का प्रश्न। उसका देखिए यहाँ पे एक अलग से एक लाइन लिखा गया है कि 1861 में अमेरिका प्रतिनिधि सभा में रेजोल्यूशन पास करके लैटिन अमेरिकी देश के लिए सहानुभूति व्यक्त किया गया। ये वाला आपको गृह युद्ध में आप लोग को पढ़ने को मिलेगा। गृह युद्ध अभी बताए नहीं है, अभी और आपके पास 4-5 दिन अभी और बचा हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है गृह युद्ध को भी डिस्कस कर दे। तो ये वाला बात हो गया, लैटिन अमेरिका पर प्रश्न की बात हो गया। अब आगे आइए, थोड़ा सा और आगे आता है। अब थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया। बिल्डअप आप लोग का हो चुका है। ठीक है, ये वाला बिल्डअप का बस आंसर है, ये वाला बिल्डअप देते चलना है और लास्ट में जाके पिटारा खोल देना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है होली अलायंस। ये होली अलायंस क्या था, अब ये समझिए आप लोग। लैटिन अमेरिका पर स्पेन का पुनः दावा। अभी लैटिन अमेरिका जस्ट अभी पढ़ा के आगे बढ़े हैं, होली अलायंस को आप इसको मिला करके पढ़िए। ठीक है, अब देखिए नेपोलियन युद्ध से खत्म हुआ वियना थी वो 1815, वाटरलू का लड़ाई खत्म हो गया। ठीक है, एक सम्मेलन वियना कांग्रेस भी हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। तो उसमें क्या निर्णय लिया गया पता है? निर्णय सबको देश लोग बैठ करके ये निर्णय लिया कि नेपोलियन खत्म तो हो चुका है, अब इसके आगे हम लोग को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबने मिलके डिसाइड किया। तो स्पेन ने हैप्सबर्ग की स्थापना किया और फ्रांस ने राजतंत्र का स्थापना कर दिया। सब ने अपना अपना स्थापना कर दिया कि सब अपना देश को आगे कैसे बढ़ाएगा, अपना देश को आगे कैसे लेके जाना है, ये सब के ऊपर बात हुआ। ठीक है, तो 1816 में होली अलायंस का गठन हुआ। ये यदि आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यदि पूछ लिया जाए कि होली अलायंस का कब गठन हुआ, तो ये हुआ 1816 में। होली अलायंस क्या था? नेपोलियन के पराजय के बाद सबने ये निर्णय लिया कि विश्व को कैसे चलाया जाए, तो उसी में होली अलायंस, एक सभी देश लोग मिलके अपना अपना एक अलायंस किया, अलायंस संधि मतलब किया, उसी को कहा जाता है होली अलायंस। ठीक है, जिसमें कि ऑस्ट्रिया, प्रसा, फ्रांस सबने शपथ लिया कि अब वो जो है ईसाई नीति को पालन करेगा, ईसाई नीति से अपना देश को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो जब ये बात कहा गया तो अमेरिका डर गया। अमेरिका को ये लगने लगा कि अब जो है
अब जो है बाकी देश लोग फिर से मेरा उपनिवेश पर कंट्रोल करने आ जाएगा। ठीक है, फिर से बाकी देश लोग जो है मेरा टेरिटरी में एंट्री करना स्टार्ट कर देगा। मेरा टेरिटरी का मतलब ये है कि आप लोग को फिर से एक बार मैप में लेके चलते हैं। मैप में लेके चलते हैं, ये रहा मैप। तो ये वाला एरिया तो 13 गो तो था ही। तो उसको लगा कि बाकी एरिया सब जो है, ये सब एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया। तो ये सब एरिया में अमेरिका को लगा कि ईसाई धर्म को फिर से लाद दिया जाएगा और फिर सबको अपना अपना कॉलोनी पुनः बसाने लगेगा सब कोई। ठीक है, तो अमेरिका इस बारे में डर गया। अमेरिका डर गया इस बारे में। और होली अलायंस में ये बोला गया, अमेरिका को भी इसमें ज्वाइन करने का प्रावधान किया गया। अमेरिका को भी ज्वाइन करवाने का मूड में था सब कोई होली अलायंस में। लेकिन अमेरिका अपना द्विपक्षीय दल खेल दिया, मतलब कि दोहरा नीति यहाँ पे अमेरिका अपना लिया। अमेरिका बोला कि होली अलायंस में हम हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन आप लोग को जब भी जरूरत होगा तो हम मदद करेंगे इसका। ठीक है, मतलब वो एक तरह से जुड़ा भी नहीं, ट्रीटी में गया भी नहीं, और फिर वो अपना बात भी कर लिया। ठीक है, ये बहुत सातिर यहाँ पे अमेरिका बहुत सातिर चाल यहाँ पे खेल दिया। ठीक है, और ऊपर से ब्रिटेन के साथ इसका व्यापार होते रहता था। ब्रिटेन के साथ अभी तक वो अच्छा संबंध बना चुका था। ठीक है, अभी से 1817 आते आते 1817 आते आते ब्रिटेन के साथ अच्छा व्यापार होने लगा था, मतलब अच्छा संबंध बना चुका था ये अमेरिका। लेकिन अच्छा संबंध तो बना लिया था, लेकिन अमेरिका हमेशा जो है ब्रिटेन को कटुता की भावना से देखता था। मतलब कि उसको कभी भरोसा नहीं था, ब्रिटेन के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं होता था अमेरिका को। उसको लगता था ब्रिटेन जो है कभी हम लोग के ऊपर गलत कार्रवाई करने लगेगा। ठीक है, तो यही है लैटिन अमेरिका। तो होली अलायंस में शामिल होने का न्योता लिया। कूटनीति को परिचय देते हुए अमेरिका ने बाहर से ही सहायता की मांग की। इस प्रकार अमेरिका ने दोहरी नीति का प्रदर्शन किया अमेरिका और रूस के बीच। अच्छा, अब देखिए लैटिन अमेरिका पर स्पेन पर पुनः दावा का फिर से जिक्र करते हैं। देखिए, अमेरिका और रूस ये दोनों का बीच हमेशा से इस दोनों का बीच हमेशा से संघर्ष की भावना चलते रहता है, अभी भी चलते रहता है। ठीक है, अभी भी चलते रहता है। तो जब लैटिन अमेरिका का प्रश्न आया तो अमेरिका तभी चुप था, लेकिन हुआ क्या, रसिया जो युद्धपोत बनाता था उसका यूज स्पेन करने लगा। किस लिए? स्पेन इसका यूज करके अमेरिका का कॉलोनी बसाने के लिए स्टार्ट करने लगा। अमेरिका में जो है अपना प्रभुत्व जमाने के लिए अपना स्पेन जो है काम करने लगा। और सहारा किसका ले रहा था? सहारा ले रहा था रसिया का युद्धपोत का सहारा ले रहा था। ठीक है, तो आप यहाँ से ये चीज समझ सकते हैं कि यूएसए एक तो स्पेन के साथ भी कटुता की भावना रखेगा, स्पेन के साथ भी उसका अच्छा मित्रता नहीं होगा, और ऊपर से उसका रसिया के साथ भी अच्छा मित्रता नहीं रहेगा। ये चीज आप समझ सकते हैं यहाँ पर से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, होली अलायंस तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, होली अलायंस क्या था समझ में आ गया। इसको होली अलायंस में क्यों एंट्री अमेरिका करना नहीं चाह रहा था ये भी समझ में आ गया। यहाँ पे दोहरी नीति वो खेल दिया। यहाँ पे क्यों एंट्री नहीं करना चाहता था, एक बात हम थोड़ा सा बता देते हैं। क्योंकि वो इंग्लैंड के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता था। ठीक है, इंग्लैंड के साथ वो अच्छा व्यवहार करना चाहता था, इसीलिए होली अलायंस में वो नहीं जाना चाहता था। समझ में आ रहा है सही तरीका से? क्योंकि इधर में देखिएगा तो इंग्लैंड और फ्रांस एक तरह से राइवलरी था, और फ्रांस होली अलायंस का हिस्सा था और इंग्लैंड नहीं था। ठीक है, तो इंग्लैंड और फ्रांस ये दोनों के साथ मित्रता रखने के लिए अमेरिका ने कहा कि हम होली अलायंस में नहीं हिस्सा लेंगे, लेकिन तुम लोग को जो भी मदद चाहिए, तुम लोग को मतलब कि फ्रांस को, ऑस्ट्रिया को, उसके बाद प्रसा को, ठीक है, ये सबको हम मदद करेंगे। तो इस तरह से ये दोनों को मदद करने का विश्वास दिलाया। तो उम्मीद करते हैं ये वाला भी आप लोग का समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब देखिए रूस के साथ मतभेद। रूस के साथ मतभेद क्या हुआ? तो देखिए रूस के साथ मतभेद बहुत खतरनाक चीज हुआ। आपको फिर से मैप में लेके चलते तब ज्यादा अच्छा तरीका समझ में आएगा। रूस खतरनाक के बात बोलता है। ठीक है, देखिए रूस क्या बोलता है। रूस रूस बोलता है कि जो 51 डिग्री मतलब 51 डिग्री से समझिए, ये मैप हम इसीलिए खोल दिए, ये वाला एरिया हो गया 51 डिग्री का। ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ये वाला एरिया। तो ये सब एरिया में ये 51 डिग्री का जो एरिया है, ये वाला एरिया में रूस बोलता है कि ये वाला मेरा एरिया है। ठीक है, रूस बोलता है ये वाला मेरा एरिया है। आप सोच ही सकते हैं कि अमेरिका में घुस के और रसिया इसको बोल रहा है क्या कि ये वाला मेरा एरिया है। तो इसी को लेके अमेरिका
का मूड खराब हो गया कि रूस कैसे ही बात बोल रहा है। 1821 में रूस बोलता है कि 51 डिग्री अक्षांश उत्तर का जो एरिया है वहां पे 100 मील तक सब कुछ मेरा है। 100 मील का जो अंडर जितना भी एरिया आता है सब कुछ मेरा है भैया, ठीक है। तो इससे आप बताइए, इससे बताइए अभी कोई इंडिया आ जाएगा, ठीक है। इंडिया में आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश यहाँ वाला एरिया जो मतलब कि अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है। अब यहाँ पे आके चीन बोलेगा कि ये वाला मेरा एरिया है, ये 100 किलोमीटर तक ये मेरा एरिया, कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इस मामले में अमेरिका का झरके अति इंडिया का झरकेगा कि नहीं झरकेगा, आप ये चीज अनुमान लगा सकते हैं। तो वही चीज हुआ, अमेरिका का मूड खराब हो गया इससे कि अरे भैया ये कैसे हो गया यार, ये मेरा एरिया, मेरा टेरिटरी है, मेरा टेरिटरी में घुस के तुम बोलता है 1821 में बोल रहा है क्या कि ये वाला मेरा टेरिटरी है, ये तो कोई मतलब नहीं बनता। तो इस घोषणा के उत्तर में अमेरिका ने घोषणा किया कि अमेरिका महाद्वीप किसी यूरोपीय सत्ता के अधीन नहीं है। अब चुनौती था, रूस ने रूस रूस खुला चुनौती दे दिया अमेरिका को कि ऐसा ऐसा बात किया तो अमेरिका भी तो कुछ ना कुछ करेगा। तो अमेरिका ने बोला कि देखो ऐसा है कि अमेरिका जो है किसी भी यूरोपीय देश के लिए खुला नहीं है, ठीक है, बात खत्म, बात यहीं पे खत्म, कोई भी यूरोपीय देश के लिए खुला नहीं है। तुम लोग जो भी करना है तुम लोग अपना टेरिटरी में करो, मेरा टेरिटरी में बारात किसी को घुसने का कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक रीजन रहता है मुनरो सिद्धांत पारित करने का। आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ में अच्छा तरीका से आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब देखिए यूएसए ब्रिटेन संधि, यूएसए और ब्रिटेन संधि, तो आपको बताए ही कि अमेरिका जो है ब्रिटेन को हमेशा जो है एक वो वाला भावना से देखता था, दुश्मन की भावना से देखता था कि ब्रिटेन कभी हो कुछ हो कर सकता है, उसका मूड पे डिपेंड करता है। तो उसके साथ तो मित्रता तो था, लेकिन साथ साथ वो अपना सिर्फ स्वार्थ पूरा करने के लिए मित्रता हम लोग बोल सकते हैं बनाया हुआ था, ठीक है। तो ब्रिटेन क्यूबा को अपने अधीन कर लेना चाहता था, ब्रिटेन जो है क्यूबा को अपना अधीन कर लेना चाहता था। फिर से हम लोग मैप पे चलते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्यूबा कौन कौन एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये है आपका क्यूबा, ये वाला एरिया आप लोग को क्यूबा है, ठीक है। तो ब्रिटेन चाहता था ये क्यूबा एरिया मेरा हो जाए, ब्रिटेन चाहता था ये क्यूबा एरिया मेरा हो जाए। क्यों चाहता था ब्रिटेन मेरा हो जाए, क्योंकि क्यूबा भी एक पोर्ट वाला जगह था, बंदरगाह वाला जगह था। और जो बंदरगाह वाला जगह होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है व्यापार के दृष्टिकोण से। मतलब कि फॉरेन पॉलिसी में जितना भी, आप लोग ये बात गांठ बांध के रख लेना, आगे जाके आप लोग जब करंट अफेयर बहुत अच्छा तरीका से पढ़ोगे या फिर आगे कोई भी एग्जाम देने के लिए यदि बैठोगे तो बंदरगाह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस रहता है कोई भी देश का विदेश पॉलिसी में, ठीक है। तो ये क्यूबा वाला एरिया चाहता था ब्रिटेन की हमको मिल जाए। तो अमेरिका का फिर से एक बार मूड खराब हो गया कि एक तो अमेरिका का अपने जो है अच्छा तरीका से चल नहीं पा रहा है, अपने यहाँ पे झगड़ा झांटी हो रहा है, और ऊपर से ये लोग अलग परेशान किया हुआ, रसिया बोलता है क्या कि मेरा है ऊपर वाला एरिया, इधर ही बोलता है क्यूबा वाला एरिया मेरा है, स्पेन बोलता है फ्लोरिडा वाला एरिया मेरा है। तो ऐसा ऐसा कंडीशन हो रहा था, सबको बोल रहा है मेरा एरिया है, मेरा एरिया है। तो ऐसे टर्म में ऐसा स्थिति में राष्ट्रपति कौन है, ऐसा राष्ट्रपति मुनरो है। तो मुनरो चाहेगा कि नहीं चाहेगा कि कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे कि ये वाला सब संकट को खत्म कर दिया जाए, है कि नहीं, सब संकट को खत्म कर दिया जाए, कोई तो ऐसा उपाय होगा। तो इसीलिए मुनरो ने अपना सिद्धांत दिया। अब आते हैं मेन मुद्दा के ऊपर हम लोग, उतना देर से कहानी चल रहा था, उम्मीद करते हैं अभी तक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए अमेरिका ब्रिटेन के लेकर उपनिवेश को स्वतंत्र देखना चाहता था। अमेरिका चाहता था ब्रिटेन भी मेरा दोस्त रहे, और साथ में मेरा जो उपनिवेश है मतलब कि बाकी एरिया सब जो है वो सब भी एकदम फ्री से काम करे, सबको स्वतंत्र हो जाए, सभी कोई, ये अमेरिका चाहता था। लेकिन बाकी देश दुनिया लोग ये नहीं होना देना चाहता था, सबको चाहता था अपना कॉलोनी बनाए बनाए। आप लोग से एक हम थोड़ा सा अति करना चाहते हैं, आप लोग सभी को करंट अफेयर आप लोग करना स्टार्ट कर दो। आप लोग अभी पार्ट 3 में पहुंच चुके हो, और करंट अफेयर आप लोग को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यदि आप लोग अभी करंट अफेयर यदि आप लोग अभी पढ़ रहे हो तो आप लोग को ये चीज अनुमान होगा, ये चीज का आप गहराई समझ सकते हैं कि ये फॉरेन पॉलिसी क्या काम में आएगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग को एक सजेशन देते हैं कि करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दो सभी कोई। जो पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं पढ़ रहे हैं वो लोग जरूर करंट अफेयर में ध्यान देना स्टार्ट कर दें, क्योंकि करंट अफेयर आप लोग को किसी भी एग्जाम का करंट अफेयर बहुत मेन हिस्सा है, ठीक है। अब देखिए मुनरो सिद्धांत, उतना हम लोग दिमाग क्यों लगाएं, उतना देर से हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, आप लोग को एक समरे कर देते हैं। 44 मिनट का वीडियो हो गया, हो सकता है थोड़ा और लंबा चलेगा, लेकिन आप लोग इत्मीनान से बने हुए रहना। देखिए अभी तक हम लोग उतना देर से क्या क्या पढ़े, हम लोग एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं।
हम लोग पढ़े मुनरो का जीवनी पढ़े, 1758 में जन्म हुआ, 1796 में वर्जीनिया का गवर्नर बना, फिर 1817 में राष्ट्रपति बनता है, 2 बार राष्ट्रपति बनता है। तो ये सब जीवनी हम लोग पढ़े। उसके बाद हम लोग उसका भूमिका पढ़े, भूमिका में हम लोग ये देखे कि वाशिंगटन की तरह वो भी काम करना चाहता है, यूरोपीय देशों से दूर रहना चाहता है, यूरोप के मामले में दखल अंदाजी नहीं करना चाहता, और ये उम्मीद करता है कि वो भी लोग, मतलब यूरोपीय लोग भी दखल अंदाजी ना करें, जिसके कारण कि मुंडो ने अपना सिद्धांत प्रस्तावित किया था 1823 में। ये आपका भूमिका में ही थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस आप लोग कर देना, ठीक है, भूमिका में इंट्रोड्यूस कर देना, ये हो जाएगा आप लोग से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग पृष्ठभूमि में बात किए थे, पृष्ठभूमि में कि 1800 ईस्वी के आसपास जो लिटिल लैटिन अमेरिका और दक्षिण लैटिन अमेरिका, फिर मध्य अमेरिका, ये सब अपने आप को स्वतंत्रता करने के लिए चाह रहा था। और ऊपर से तब ये जो है एक विकराल शक्ति जिसका नाम है नेपोलियन का उदय होता है, जिसके कारण कि ऐसा पृष्ठभूमि बन जाता है कि आपको लाना पड़ जाता है, मुनरो को अपना सिद्धांत लाना पड़ जाता है, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड तो होगा ही, आप लोग समझ ही सकते हैं। अब देखिए पृष्ठभूमि तक हम लोग बात कर लिए थे, उसके बाद हम लोग देखे कारण और विशेषता, हम लोग देखे कि मुनरो सिद्धांत लाने का कारण क्या क्या है, जिसमें से कि हम लोग बात किए फ्लोरिडा के प्रश्न पर, बात किए क्या क्या बात था उसमें। फिर हम लोग बात किए रूस के साथ संघर्ष का बात किए, जो कि 51 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाला जो एरिया था, वो बोलता था 100 मील तक मेरा वाला एरिया है। उसके बाद हम लोग होली अलायंस के बारे में बात किए। उसके बाद हम लोग बात किए अमेरिका और ब्रिटेन का बीच का संधि के बारे में बात किए। तो इस सब के बारे में हम लोग बात किए। अभी हम लोग का लास्ट पॉइंटर है जो कि है मुनरो सिद्धांत। मुनरो सिद्धांत लास्ट पॉइंट है हम लोग का। अब हम लोग उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। मुनरो सिद्धांत, ये हम लोग का क्वेश्चन का एंडिंग होने वाला है। तो देखिए, उपयुक्त परिस्थितियों में मुनरो ने अमेरिका की गरिमा बचाने हेतु तथा अमेरिका के प्रभाव को वैश्विक बनाने हेतु जिस नीति का अवलंबन किया, वह मुनरो सिद्धांत कहलाया। मतलब कि अमेरिका ने ये सब, अभी जितना तरह का परिस्थिति है, ठीक है, ये सब परिस्थिति को दूर करने के लिए अमेरिका ने जो भी कदम उठाया, मतलब कि अमेरिका ने कदम उठाया, मतलब कि मुनरो ने जो कदम उठाया, क्योंकि मुनरो तभी का राष्ट्रपति है, तो मुनरो ने जो भी कदम उठाया उसी को मुनरो सिद्धांत कहा जाता है, जिसको कि 2 दिसंबर 1823 में लागू कर दिया गया। ये आप लोग को यदि ऑब्जेक्टिव में डेट के साथ पूछे तो याद रख लेना है, 2 दिसंबर 1823 में, ठीक है। जिसमें कि क्या क्या बात कहा गया, जिसमें कि सबसे पहला बात यह कहा गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो यूरोपीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, पहला बात। दूसरा बात यह है कि अमेरिका ने सभी उपनिवेशों को मान्यता दी, और कहा इसमें यूरोपीय का हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है। तीसरा बात ये कहा गया कि 51 डिग्री अक्षांश वाला जो एरिया है, मतलब कि पश्चिमी गोलार्ध भविष्य में उपनिवेशीकरण के लिए उपलब्ध नहीं होगा। पश्चिमी गोलार्ध भविष्य में उपनिवेशी के लिए उपलब्ध नहीं होगा। पश्चिमी गोलार्ध का मतलब वो वाला एरिया, ऊपर वाला एरिया का बात कर रहे हैं, ठीक है। 51 डिग्री अक्षांश वाला जो एरिया, जो रूस के साथ जो मतभेद हो रहा था, ठीक है, वो वाला एरिया का बात कर रहे हैं। मुंडो ने अपना सिद्धांत में ये क्लियर कट कर दिया था कि अब जो है वो वाला एरिया जो है किसी भी बाहरी देश के नियंत्रण में कभी नहीं रहेगा वो। ये तीसरा बात हो गया। चौथा बात यह कहा गया कि यूरोपीय शक्ति ने अमेरिका में किसी भी देश के साथ हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो अमेरिका के खिलाफ शत्रुतापूर्ण कार्रवाई समझा जाएगा। तो यही मेन 4 बात रहता है मुनरो सिद्धांत का। मुनरो सिद्धांत का यही 4 बात सबसे मेन बात रहता है, जिसको कि अभी देखिए क्या रहता है 4 बात, अभी अच्छा से बता देते हैं। पहला बात में यह कहा गया कि अमेरिका यूरोप के मामला में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, अमेरिका, ठीक है, पहला बात हो गया। दूसरा बात ये हो गया कि अमेरिका अपने सभी उपनिवेश को स्वतंत्र घोषित करता है, और ये उम्मीद नहीं करता, सभी को स्वतंत्र घोषित करता है, और कोई भी बाह्य आक्रमण, मतलब कि कोई भी यूरोपीय लोग इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। ये अपने उपनिवेश को, मतलब अपना कॉलोनी को ये आश्वासन देता है। ये हो गया मुनरो सिद्धांत का दूसरा बात। तीसरा बात ये हो गया कि पश्चिमी गोलार्ध भविष्य में कभी भी दूसरा उपनिवेश के लिए खुला नहीं रहेगा, मतलब विदेशी लोग आके कभी भी यहाँ पे अपना कॉलोनी नहीं बना सकते। चौथा बात ये कहा गया कि यदि ये सब बात नहीं माना जाएगा तो फिर ये समझा जाएगा कि अमेरिका के साथ उसने शत्रुता मोल ले ली है। मतलब कि यदि बाहुबली के तलवार को छू दिया तो नहीं, यदि देवसेना को छू दिया तो समझो बाहुबली के तलवार को छू दिया, समझ रहे ना, वो वाला बात है। चौथा बात में वही बात है, ठीक है। तो इस तरह करके मुनरो सिद्धांत आपका खत्म हो जाता है। अब इसका एक क्वेश्चन और रहता है कि मुनरो सिद्धांत का प्रभाव को बताना है, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन में, मतलब आंसर में मुनरो सिद्धांत का प्रभाव हम नहीं बताएं, क्योंकि
उसके बाद आंसर बहुत लंबा हो जाता। आप समझ ही नहीं कि 14 पेज का आंसर ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। अभी और करेंगे तो कितना लंबा बन जाएगा प्रभाव। आप यहाँ से प्रभाव का अनुमान आप खुद से लगा सकते हैं। मुंडो सिद्धांत दे दिया, इसका प्रभाव क्या होगा। विदेश नीति में जो भी प्रभाव देखने को मिलेगा, विदेश नीति में प्रभाव देखने को मिलेगा। इसका प्रभाव सबसे ज्यादा ये होगा कि अब रूस मतलब बाकी सब जो जो देश के साथ जो घटना घट रहा था, अब वो सब देश इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, सीधी सीधी बात है। अब बदले में और क्या इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, बदले में एक और प्रभाव जो कि नकारात्मक पहलू है, ये है कि बाकी सब देश जो है अमेरिका को अब दबाना चाहेगा। ये इसका प्रभाव बोल सकते हैं, क्योंकि मुंडो सिद्धांत ने अपना सिद्धांत में ऐसा ऐसा बात बोल दिया जिससे कि सभी दुनिया, सभी को आंख फाड़ के जो है अमेरिका को देखने लगा कि अमेरिका अभी 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 स्वतंत्र हुआ, कितना साल हुआ, 1789 से लेके आप जोड़िए 1817, ठीक है। तो लगभग लगभग 20-30 साल, 30 साल हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। 30 साल में ऐसा क्या कर दिया वो, लगभग लगभग 30 साल। तो 30 साल में अमेरिका ऐसा घटना कर दिया जिससे कि पूरा दुनिया जो आतंकित रह के देखने लगा कि अरे ये इतना बड़ा बड़ा बात अमेरिका कैसे बोल सकता है। तो ये एक नकारात्मक पहलू हो गया जिसके कारण कि अमेरिका को दबाना स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये नकारात्मक, तो इस तरह का प्रभाव हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। आप लोग को ये क्वेश्चन दूसरा भी पूछ सकता है कि मुनरो के अधिघोषणा जारी करने की परिस्थितियों का समीक्षा करें, इसके प्रभाव क्या पड़े। यदि प्रभाव के बारे में पूछता है, ठीक है, तो मुनरो सिद्धांत यहां तक आपका खत्म होता है। उसके बाद थोड़ा सा प्रभाव आप लोग लिख लेना, ठीक है। उसके बाद आप लोग निष्कर्ष लिखना। ये आंसर जितना लंबा बताए हैं आप लोग को इतना लंबा लिखने का जरूरत नहीं है। आप लोग अपना देख लेना कि कहाँ कहाँ से आपको लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, उतना समझदार तो आप होंगे ही, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग को लिख लेना है। और क्या करना है कि टेलीग्राम में आप देखिए थोड़ा सा आप लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। हालांकि ये निष्कर्ष अधूरा है, जितना टाइम मिला उतना में हम कर दिए हैं। मुंडो सिद्धांत अमेरिका विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण कदम था। मुंडो ने अपने सिद्धांत द्वारा अमेरिका को विश्व मंच में स्थापित करने का प्रयास किया। ऐसा ऐसा बात थी, वो कह दिया कि विश्व के सामने जो है अब अमेरिका एक बड़ा शक्ति के रूप में उभर के सामने आ गया है कि नहीं। हालांकि इस सिद्धांत के बाद भी अन्य राष्ट्रों द्वारा अमेरिका की संप्रभुता पर चोट किया गया, लेकिन इस सिद्धांत ने अमेरिका को एक सशक्त राष्ट्र बनाने में मदद किया। तो ये है आप लोग का निष्कर्ष। जब अमेरिका का उदय का जब आप लोग वर्णन कीजिएगा, अगर अगर उदय का क्वेश्चन को अगर यदि आप लोग डील करते हैं, अमेरिका उदय का वर्णन करें, तो उसमें आपको ये वाला घटना, मतलब कि मुनरो सिद्धांत को आप लोग अच्छा तरीका से आप लोग उसमें पुट कर सकते हैं, मतलब मुनरो सिद्धांत को घुसा सकते हैं उसमें। क्योंकि अभी तक जितना भी देखे वो अमेरिका का उदय के लिए ही काम किया जा रहा था, है कि नहीं। तो उसमें आप लोग उसको घुसा सकते हैं। इसी तरह करके आप लोग का आंसर खत्म हो जाता है। बहुत ही उम्मीद करते हैं आप लोग को मजा आया होगा आज का आंसर से। थोड़ा तो फास्ट चले हैं, ये बात पता है मुझको भी, थोड़ा सा फास्ट चले हैं, लेकिन फास्ट चलना भी जरूरी है। क्योंकि ये वाला यदि हम थोड़ा धीरे धीरे करके बताते हैं ना, तो बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन अभी थोड़ा फास्ट से चलना पड़ रहा है, इसीलिए ज्यादा कुछ नहीं बता पा रहे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वाला समझ में आ गया होगा। एक बार समरे कर देते हैं आप लोग के लिए। समरे में हम लोग फिर से वापस यहाँ पे चलते हैं, क्योंकि दोबारा समरे करेंगे तो लेट लग जाएगा। तो जीवनी हम लोग देखे थे सबसे पहले, उसके बाद भूमिका देखे थे, भूमिका में देख लिए थे कि क्या क्या हो रहा था। उसके बाद पृष्ठभूमि देखे, उसका देखे कारण क्या क्या था, जिसमें कि हम लोग 5-6 कारण हम लोग चर्चा किए थे। उसके बाद अंतिम में हम लोग मुनरो सिद्धांत के बारे में देखे। तो वो 4 जो नियम दिया था, लास्ट में हम लोग मुनरो सिद्धांत को देखे। यदि प्रभाव क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो प्रभाव को आप लोग डिस्कस कीजिएगा, और यदि ना पूछे तो थोड़ा मोड़ा प्रभाव आप लोग लिख सकते हैं ना पूछने के बाद भी, कि मुनरो सिद्धांत देने के बाद प्रभाव अमेरिका में क्या हुआ नहीं हुआ, ये आप लोग थोड़ा मोड़ा दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक शानदार सा निष्कर्ष आप लोग लिख सकते हैं। आप लोग ये इसका आंसर आप लोग खुद से ट्राई करके टेलीग्राम में आप लोग भेज देना इसका आंसर, ठीक है। सभी को जो भी देख रहे हैं टेलीग्राम में आप लोग जुड़ जाइए। टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग जुड़ जाइए और इसका आंसर आप लोग वहां पे दे दीजिए। और सभी कोई अपना अपना आंसर वहां पे सेंड कीजिए और एक दूसरे का चेक कर लीजिए सबको, ठीक है। जिसका जहां भी छूटा है या फिर जो भी ऐड करने वाला चीज है, वो सब आप लोग अपने से आपस में ऐड वैड कर लेना। और एक दूसरे का जो है रिव्यू जिसको की बोलता है, एक दूसरे का आंसर आप लोग वहां पे रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला चीज आपको कहे कि आगे आंसर राइटिंग, यदि आप लोग कुछ तैयारी कर रहे सिविल सर्विस का या फिर कुछ ऐसा चीज जहाँ पे आंसर राइटिंग का जरूरत पड़े, वो सब आपको तभी काम देगा, बहुत ज्यादा काम देगा ये सब चीज, ठीक है। इसीलिए अभी से आंसर राइटिंग करने का आप लोग ट्राई कीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत देखने को आगे नहीं मिले, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस चैनल से जुड़ के आप लोग को फायदा हो रहा होगा। और ये वीडियो का आप लोग फीडबैक दीजिएगा लाइक या डिसलाइक करके, कैसा वीडियो लगा नहीं लगा।
अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करके बता देना है कि क्या अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है? जिससे कि हम और सुधार करने का जरूरत करेंगे उसमें। और जिसको भी जरूरत है ये वाला चीज का, आप लोग उसको सेंड कर सकते हैं, ठीक है? आप लोग उसको उसके साथ शेयर कर सकते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं क्या लेके आते हैं। आपको टेलीग्राम में पहले ही बता दिया जाएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस पे रहने वाला है, ठीक है? तो बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।